आप सभी दोस्तों को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्लॉज हम पढ़ते हैं उसका, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, इसके एक एक शब्द की बड़ी बहसें हुई है संविधान सभा में। तो निश्चित रूप से ये एक एक शब्द लंबी लंबी बहस के बाद निकल के आया है, तो उनका अपना मतलब और महत्व दोनों है। आइए हम जानते हैं कैसे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया डेट इज भारत। इसका मतलब हमने संविधान की शुरुआत में सबसे पहले भारत के दो नाम रखे हुए हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण रहा होगा। बेसिकली रीजन ये है कि संविधान सभा में एक डिस्प्यूट, एक बहस इस बात की हो गई थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोगों का कहना था कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए ताकि वो हमारे फ्यूचरिस्टिक सोच को बताए, मॉडर्न इंडिया को दर्शाए और उभरते हुए भारत को, जो अब दुनिया के सामने एक नया भारत बनने जा रहा है, उसको दर्शाने के लिए हम चाहते थे कि हम मॉडर्न नेम इंडिया का इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी ओर कहना था कि हिंदुस्तान, भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर हम उसका नाम भारत रखेंगे तो हमारे नाम से हम हमारी संस्कृति, हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर और हमारे एथिक्स को दर्शा पाएंगे। दोनों ही बात अपने आप में सही थी और इसीलिए संविधान सभा में दोनों ही नामों को तय कर दिया गया और संविधान के शुरुआत में इंडिया डेट इज भारत लिखा गया। अब इंडिया नाम कहां से आया? इंडिया नाम आया इंडस रिवर से। हमने जो पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर से फिर वो इंडिया का नाम बना। और भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा भरत के नाम से यह नाम पड़ा। और निश्चित रूप से जिस देश का नाम भारतवर्ष, भारतखंड, हिंद, सिंध, अजनाब खंड, जम्बू द्वीप, इतने सारे नाम हो और भारत और इंडिया और हो, तो दो नाम तो रखने ही चाहिए थे। आइए हम आगे बात करते हैं शाल की, है ना। इस शाल का बहुत बड़ा मतलब है और इसके बाद जो लिखा गया है यूनियन ऑफ इंडिया, इसका भी बहुत बड़ा मतलब है। इस पर भी बहुत लंबी बहस हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की संविधान सभा जब अपना संविधान निर्माण कर रही थी, जब उसे लिख रही थी, तब हमारी नजरें विश्व के तमाम संविधानों पर थी। हमने विश्व के अलग अलग संविधान से हमको जो जो ठीक लगा हमने लेकर हमारे इसमें लिखा और इसीलिए भारत का संविधान सबसे अच्छा और यूनिक संविधान है। इंडिया डेट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि हमने जो फेडरलिज्म लिया है वो अमेरिका से लिया है ना। फेडरलिज्म का मतलब दो सरकारें होना और दो सरकारों में लेजिस्लेशन का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का बंटवारा होना। मतलब एक व्यक्ति के लिए दो सरकार होना चाहिए, एक तो उसकी लोकल स्तर पर और एक सेंट्रल स्तर पर, है ना। तो इसका फॉर्म बहुत अच्छा लगा हमें अमेरिका से, चूंकि सफल रहा वहां पर। तो हमने भी चाहा कि हमारे देश में भी फेडरलिज्म हो, हमारे देश में भी स्टेट्स की अपनी सरकार हो, सेंट्रल की अपनी सरकार हो और दोनों ही सरकार मिलके इस देश को चलाए, इस देश के भविष्य का निर्माण करें। अब अमेरिका के फेडरलिज्म के साथ एक समस्या थी, वो 50 कमजोर देश मिलके एग्रीमेंट के माध्यम से एक बड़ा देश और एक मजबूत देश बने। इसलिए उन्होंने उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा, जिसका मतलब है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम सब आपस में जुड़ रहे हैं, हमें हमारी सीमाओं से हमारे बिना पूछे हमारी सीमाएं बदली नहीं जाएगी, है ना। उसमें अपनी उनकी कंडीशंस रही थी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था, है ना। भारत तो पहले भी बहुत बड़ा हमारा देश था। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग प्रोविंस जो बटे हुए थे, अलग अलग छोटे छोटे राजा जो बटे हुए थे, वो दूसरे देश के थे, उनका खुद का एक कोई राज्य रहा हो, है ना। इसलिए हमने तो ऐसा कोई एग्रीमेंट करा भी नहीं था और इसीलिए इस पे बहस हुई कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखे या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लिखे। इस पर जो एक ओपिनियन आया और जो निश्चित रूप से बहुत सही था, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि फेडरलिज्म लिखने से एक दिक्कत है। अगर आप इसको फेडरल लिख दोगे यहाँ पर, तो हो सकता है कि भविष्य का हिंदुस्तान इसको ऐसा इंटरप्रेट करे कि हमारा और अमेरिका वाला एक जैसा है। क्योंकि अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि एक बार वो सिविल वॉर इस चक्कर हो चुकी है इस मुद्दे पर कि वो 50 में से कुछ देश जाना चाहते थे, अलग होना चाहते थे, है ना। तो इस पे एक सिविल वॉर, घमासान उनके वहां पर हो चुका है। तो हम चाहते तो थे
कि हमारा वर्तमान अमेरिका जैसे फेडरलिज्म के ऊपर चले, लेकिन हम ये कदापि नहीं चाहते थे कि हमारा भविष्य अमेरिका के उस इतिहास को दोहराए। और इसलिए हम चाहते थे कि जो भविष्य के स्पेकुलेशन है, जो संभावना है और जो इंटरप्रिटेशन की गलतियां हैं जो भविष्य में हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में तो सबको पता है कि आप फेडरलिज्म लिखो या यूनियन लिखो एक ही बात है, लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर फेडरलिज्म लिखा जाता तो उसका मतलब अमेरिका से जोड़ा जाता और आपके अभी वो डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा स्ट्रक्चर तो फेडरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम इसको लिखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। और साथ में क्या लिखा हमने, शाल। ये शाल दर्शाता है अनकंडीशनल को, कि कोई भी कंडीशन नहीं है किसी भी स्टेट्स में कि वो अपने आप को अलग करने की मांग करे, ससीड करने की मांग करे, है ना, अपने नए राज्य की बात करे। शाल मतलब आवश्यक रूप से इंडिया हमेशा यूनियन ऑफ स्टेट्स ही रहेगा। और ये एक मैंडेटरी रूप में था कि हर स्टेट के ऊपर ये बाध्यता है कि वो इस देश का हिस्सा हमेशा रहेगा। इसलिए हमने इंडिया डेट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा। तो मतलब हम चाहते तो थे कि अमेरिका जैसा हमारे पास फेडरलिज्म आए, लेकिन उसके जैसी हम समस्या नहीं चाहते थे, तो हमने उसको कॉपी तो करा लेकिन हमने उसका नाम अलग रख दिया। हमने वो संभावनाएं समाप्त कर दी जो भविष्य में हिंदुस्तान को तोड़ सकती थी। तो इसका मतलब इंडिया के और अमेरिका के अगर हम एक एक लाइन में तय करें कि क्या फर्क है फेडरलिज्म का, तो उनके इसमें कहा जाता है कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब उनका देश का यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है और उनके देश का हर राज्य भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब बिना उसकी कंसेंट से उस राज्य की सीमा चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है, हम इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, मतलब हमारे स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में संभव नहीं है। जितना अच्छा और जितना सुलभ संभव इंडिया में है, और जितनी मतलब आपको राय लेने की जरूरत है सिर्फ स्टेट्स की, लेकिन राय मानने की जरूरत नहीं है ना। हम आर्टिकल 3 में इन बातों को पढ़ेंगे। और एक और बात हम इसमें देख लेते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक और बहुत बड़ा मतलब है, और ये मतलब तब मुझे लगा कि समझने वाली बात है जब हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया। हालांकि फैसला बहुत अच्छा था, आवश्यक था, जरूरी था, प्रासंगिक था, लेकिन उसके बाद भी एक रास्ता आपके देश में खुला है कि इस देश की किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। अब तक चूंकि हुआ नहीं था तो एक संशय था कि संभव है या नहीं, लेकिन आर्टिकल 3 का जब इंटरप्रेट करेंगे हम लिबरल, तो उसमें नजर आएगा कहीं ना कहीं कि हम स्टेट्स को भी यूटी में बदल सकते हैं। और इसीलिए शायद केंद्र सरकार ने स्पष्ट भी करा है कि हमने जो स्टेट को यूटी बनाया है ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए बनाया है, इसका हमारा लंबा कोई प्लान नहीं है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर एक दिन वापस स्टेट बनाया जाएगा। अब समस्या ये है कि हमने लिखा इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब इंडिया कैन नेवर बी यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में फर्क यह है कि यूनियन टेरिटरी में यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है, मतलब वहां पर केंद्र का शासन होता है, और स्टेट्स में स्टेट का भी होता है और केंद्र का भी होता है। आज तो आपकी सरकार अच्छी है, सरकारों की नीयत अच्छी है, सरकारों का दिल अच्छा है, लेकिन भविष्य में अगर कोई आक्रांता, कोई राजा ऐसा आ जाए जो चाहे कि इस देश के पूरी सीमाओं पर शासन उसका तो हो सकता है कि वो आर्टिकल 3 का दुरुपयोग करते हुए इस देश के दूसरे राज्यों को भी यूनियन टेरिटरी बनाना शुरू कर दे। इस जो स्टेट उसको लगता है कि समस्या है वो उनको यूनियन टेरिटरी बना देगा और अपने कंट्रोल में ले लेगा, वहां की निजी सरकार रहेगी नहीं। तो आपका फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये तो फेडरलिज्म को हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसीलिए जब जब ऐसी कोई संभावना आएगी कि यह देश यूनियन ऑफ स्टेट से यूनियन टेरिटरीज बनने की ओर जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए हम उसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर पर एक हमला होगा। इसका मतलब यूनियन टेरिटरीज जो होती है वो हिंदुस्तान के चांद पे वो धब्बे के समान होती है, क्योंकि हमारा चांद है यूनियन ऑफ स्टेट्स का। इसमें यूटी की कोई जगह होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आवश्यकता रहती है, कुछ जरूरत रहती है, इसलिए हमने उसको यूटी रखा। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को देखने के लिए हम आगे देखेंगे कि क्या कारण रहे कि उसे यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पर्पस से हमने उसको यूनियन टेरिटरी करा है, तो मतलब आपके चांद में कुछ धब्बे रहते हैं यूनियन टेरिटरी के, लेकिन अगर ऐसे धब्बे बड़े होते जाएंगे तो आपका चांद अब खूबसूरत नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि इस देश को यूनियन ऑफ स्टेट से रखा जाए, यूनियन
टेरिटरीज की ओर हम नहीं बढ़े, और निश्चित रूप से ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भारत की जनता जागरूक है, क्योंकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस देश के संविधान की रक्षा करता है, तो इसकी संभावना नहीं है। लेकिन इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ही रहेगा, यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरी नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट है सेकंड, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब कोई आपसे पूछे कि आपके भारत की फिजिकल बाउंड्रीज कितनी कितनी है, तो वो कहां पर लिखा हुआ है, वो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो भी प्लस माइनस होगा बाउंड्रीज का, उसकी सारी अपडेट्स हमें फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम हमारा फर्स्ट शेड्यूल खोल के देखें तो हमें पता चलेगा कि आज की स्थिति में भारत की सीमाएं कहां तक फैली हुई है। नेक्स्ट है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, है ना। इसका मतलब स्टेट्स और टेरिटरीज को डिफाइन किया हुआ है। स्टेट्स हमारे 28 है, टेरिटरीज को उन्होंने दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ है, एक होता है यूनियन टेरिटरीज और नेक्स्ट एक्वायर्ड टेरिटरीज। स्टेट्स आप सभी जानते हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, और इसलिए समझ लीजिए कि यूनियन ऑफ इंडिया जब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टेट्स मिलकर जब एक भारत बनाता है उसकी बात करते हैं, और जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट्स प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज प्लस यूनियन टेरिटरीज की बात होती है ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया में और यूनियन ऑफ इंडिया में थोड़ा सा ये फर्क है। अब यूनियन टेरिटरीज में आपको पता ही है ना कि हमारे यहाँ 2017-18 तक 7 थी जो बचपन से हम याद कर रहे थे। फिर 2019 में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गई तो 7 + 2 9 हो गई, और उसके बाद इस साल शुरुआत में ही दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया, तो हम वापस अभी 8 हो गई है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, है ना। और टेरिटरीज का मतलब है कि जो हमने एक्वायर करा, लाइक पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा, हमने ना दूसरे शासनों से उसे एक्वायर किया गया है। तो एक्वायर टेरिटरीज का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझिए पुडुचेरी 1954 के आसपास उसको फ्रेंच छोड़ गए थे, और हमने उसको हमारी यूनियन टेरिटरी 1962 मतलब 1962 में बनाया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस था 8 साल का, इस वक्त वो क्या कहलाई थी, वो एक्वायर्ड टेरिटरी कहलाई थी, और जैसे ही आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया तो वो इधर शिफ्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर टेम्पररी नेचर का प्रोविजन है। एक्वायर्ड टेरिटरीज मतलब आप किसी देश पे हमला करो, कब्जा कर लो, जब तक आप उसको यूनियन टेरिटरी या स्टेट नहीं बना दो तब तक वो क्या कहलाएगा, तब तक वो कहलाएगा कि एक्वायर्ड टेरिटरी। कि इंडिया ने इसको भी एक्वायर कर रखा है, इसको अभी कोई स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया है। जैसे ही उसको स्टेटस मिल जाता है यूटी का या स्टेट का, तो वो इधर फिर शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक्वायर्ड यूटी का हमको पता है ना, 1956 में पहली बार कंसेप्ट आया। 1950 के संविधान में यूनियन टेरिटरी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, हालांकि स्टेट भी ABCD करके उन्होंने डिफाइन कर रखे थे। तो यूटी बेसिकली क्यों बनाया गया, जैसे अगर हम बात करें कुछ जगहों की तो वो दूर है ना, मतलब वो दूर है, किसी स्टेट के पास में नहीं है, और दूर भी है और छोटे भी है, तो उनको स्टेट बना भी नहीं सकते, है ना। स्टेट का अपना एक एक्सपेंडिचर होता है, मंत्रालय ये वो, और इतनी जरूरत है नहीं, इतने लोग ही नहीं वहां पे कि वो करे अपन, तो इसलिए उसको यूटी बनाते हो। कई बार किसी जगह का कल्चर बहुत यूनिक होता है ना, जैसे फ्रांस और पुर्तगीज जिन जिन जगहों को छोड़ गए, दमन एंड दीव, है ना, दादर एंड नागर हवेली, तो इन सब जगहों पर अपना एक कल्चर है ना, उस ट्रेडिशन को, उस ट्राइबल एरियाज को संभालने के लिए, ताकि अगर हम उन्हें किसी से मिला देंगे, किसी स्टेट में कर देंगे, तो फिर उनको वो घालमेल हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए अवॉइड करो और उसको यूटी बना के रखो। अब जैसे चंडीगढ़ के साथ अलग इशू है। चंडीगढ़ के साथ दिक्कत ये है कि पंजाब और हरियाणा दोनों तो क्लेम करते हैं कि बंटवारा होगा, हिस्सा होगा, तो चंडीगढ़, तो सरकार ने बोला कि इसको हम बना रहे यूनियन टेरिटरी, और ये आप दोनों की कैपिटल के रूप में इस्तेमाल कर लो। अब आपकी बची दिल्ली के साथ ये बात है कि दिल्ली एक कैपिटल है, और विश्व की हम देखें तो बहुत सारे कैपिटल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपने पास रखती है, उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं, और बेसिकली जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है और सिक्योरिटी पर्पज से, इसलिए बहुत सारे कारण रहते हैं कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कैपिटल पे उसका अपना एक कंट्रोल रहे, और जैसा कि विश्व में हुआ है, और इसी को अपनाते हुए हमने दिल्ली को भी एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा है। हालांकि 3 UT ऐसी है जहां पर हमारी असेंबलीज भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 1, है ना। हमने ये छोटी छोटी चीजें देखी कि इंडिया का नाम क्या है ना, इंडिया
डेट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, हमने उसको आज समझ दिया तो हम उसको भूलेंगे नहीं कभी। नेक्स्ट में बताया गया कि फर्स्ट शेड्यूल में जो जो डिफाइन किया गया है वो हिंदुस्तान की सीमा है, और लास्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान को टेरिटरी में क्या क्या आएगा, है ना, तो 3 चीज आएगी, स्टेट्स आएगी, यूटीज आएगी और एटीज आएगी, मतलब एक बार टेरिटरीज, और ये सब मिलके हमारा हिंदुस्तान बनेगा।